अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे थे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का। उसमें हमने फोनेटिक्स की जो सारी डिटेल्स थी ना, मैंने आपको वो ऑलमोस्ट उनका इंट्रो वाला लेक्चर भी दे दिया था। और हमने जो है ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स तक जो था ना पढ़ लिया था। आपको याद होगा कल हमने ये 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, एकॉस्टिक फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स और ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो उसके बाद हमारा जो है इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट पार्ट रहता है, ये जो था हमारा प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके बाद हम पहले प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन करेंगे और फिर जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे। आज जो है हम प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ने जा रहे हैं कि यानी आर्टिकुलेटर्स को पढ़ेंगे कि आर्टिकुलेशन जो है मतलब आपका बोलने का जो अंदाज़ है, कहाँ से आपके जो साउंड्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कौन से आर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर इज़ अ वोकल आर्गन डेट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड। के एक वोकल आर्गन होता है, इंसानी जिस्म का एक जुज़ होता है जो कि आपके बोलने में, आपके जो है साउंड के प्रोड्यूस करने में जो है पार्टिसिपेट करता है, वो आर्टिकुलेटर कहलाता है। सच आर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इस तरह के जो आर्गन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। डैट कैन मूव, दोज डैट कैन मूव, एक तो वो जो कि हरकत कर सकते हैं, हिल सकते हैं, सच एज टंग, जैसा कि ज़ुबान, लिप्स एसेट्रा, मतलब आपकी ज़ुबान जो है वो मूव हो सकती है, हरकत कर सकती है। और इसी तरह से आपके लिप्स जो हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरह के जो आर्गन्स होते हैं इनको एक्टिव आर्टिकुलेटर्स क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। एंड दोज डैट रिमेन फिक्स्ड, और ऐसे आर्टिकुलेटर्स जो कि फिक्स्ड होते हैं, हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, सच एज टीथ, दांत, द हार्ड पैलेट, आपका तालू एसेट्रा, तो इनको जो है पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। तो आपको समझ आ गई इस बात की कि जो आर्गन्स आपके, जो वोकल आर्गन्स मूव कर सकते हैं उनको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर कहते हैं, और जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, उनको पैसिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। आगे देखिए एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। The main role of the active articulator is to actively interfere with the outgoing airstream and modify it to produce various types of speech sound. This is done either by approximating, forming a constriction, constriction कहते हैं रुकावट को, or coming into full contact with the passive articulators, forming complete stoppage. We have seen the functioning of the larynx, glottis and vocal cords in the earlier section. अब देखिए एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का काम क्या होता है। इनका मेन काम ये होता है कि आप ये जो है आपके लंग से जो एयर आती है, हवा आती है, जो आप सांस जब लेते हैं तो उसकी जो है उसकी मॉडिफिकेशन करता है कि कब जो है आप मुंह बंद करेंगे, कब जो है आप मुंह खोलेंगे। और इसके अलावा इस प्रोसेस में एक्टिव आर्टिकुलेटर का काम ये होता है कि फॉर्मिंग आ कंस्ट्रिक्शन। एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन से, मैंने आपको बताया ना कि आपके लिप और आपकी टंग है। तो आपकी ज़ाहिर सी बात है जब आप बोलते हैं तो आपकी ज़ुबान हरकत करती है और आपके जो है लिप्स हरकत करते हैं। बाकी जो पैसिव आर्टिकुलेटर हैं वो तो अपनी जगह पे रहते हैं, मतलब ना तो आपके दांतों ने हिलना है, ना तो आपके तालू ने हिलना है, ना आपके जो है गले ने हिलना है। तो कुछ पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी हरकत नहीं करते। तो मतलब एक्टिव, ये लिखा हुआ है ना इनटू फुल कॉन्टैक्ट, मतलब आपके एक्टिव जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो आपके पैसिव आर्टिकुलेटर के साथ फुल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपकी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर आप, ये लिखा हुआ ना फॉर्मिंग कंप्लीट स्टॉपेज, मतलब अगर आपने कोई वर्ड कि ना आप कहना है, नायाब कहना है, लुबाब कहना है, तो जब आप लुबाब कहते हैं तो आपके लिप्स बंद हो जाते हैं, आपके जो है लिप्स जो है वो आप स्टॉपेज करते हैं तो भी ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आपके एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वी हैव सीन द फंक्शन ऑफ लेयरनेक्स, ग्लॉटिस एंड वोकल कॉर्ड। तो हमने जो है ये अब डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से ये जो है ना आपका आर्टिकुलेशन का जो है वो सिस्टम होता है, कि किस तरह से आपके ये जो पार्ट्स हैं ना ये बने हुए होते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम देखिए। तो इसमें क्या है कि अब जो है टंग वाला हिस्सा जो है ना वो ग्रे दिखाया गया है। अब देखिए टंग के जो है ना 3 पार्ट लिखे हुए हैं, एक पे टिप लिखा है, एक पे बॉडी लिखा है, एक पे रूट लिखा है। मतलब टिप मतलब आपकी ज़ुबान की जो नोक होती है, और बॉडी से मुराद दरमियान वाला हिस्सा, और रूट मतलब आपकी ज़ुबान जहाँ पे ख़त्म होती है। इसी तरह से लिप्स आपके 2 हैं, एक अपर लिप आ जाता है, एक लोअर लिप आ जाता है। इसी तरह से टीथ भी आपके 2 होते हैं, अपर टीथ आ जाते हैं और लोअर टीथ आ जाते हैं। इसके बाद नसल एक्टिविटी, मतलब जो आपका नाक वाला हिस्सा होता है, और इसके बाद पैलेट आपके तालू को कहते हैं, मतलब आपके दांतों के जो पीछे वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है ना ज़ुबान जहाँ पे लगती है, तो वो उधर पैलेट होता है। और जो है उसी पैलेट से थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा एल्वियोलर रिज होता है, और उसका जो है
पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे आपकी ज़ुबान ख़त्म होती है और आपकी ज़ुबान जो है मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको वेलम कहते हैं। और जो कि अब ये मुंह आपका ख़त्म होता है और जहाँ पे फेरनेक्स मतलब एक छोटी सी ज़ुबान नज़र आती है ना, उसे फेरनेक्स कहा जाता है। और बाकी जो आपकी आवाज़ है ना वो लैरिंक्स वोकल कॉर्ड से निकल के आती है, जो कि लंग्स के थ्रू जो है वो जहाँ से हवा आती है ना, तो लैरिंक्स मतलब आप लोग कहते हैं ना हमारा गला ख़राब है, जब गला ख़राब होता है तो तभी आप सही तरह से बोल नहीं ना पाते, तो आवाज़ में जो है ये सारे आर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टंग, मतलब एक्टिव आर्टिकुलेटर का ही जो एक पार्ट है ना, एक्टिव आर्टिकुलेटर में आती है ना, टंग आती है और फिर लिप्स आते हैं। पहले हम टंग को डिस्कस करते हैं। टंग टंग द मोस्ट एक्टिव ऑफ आर्टिकुलेटर इज टंग, यानी सबसे ज़्यादा जो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है ना वो टंग होती है, ज़ुबान होती है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना अक्सर के औरतों की ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है, तो मतलब जितनी तेज़ ज़ुबान चलती है ना उतना ज़्यादा आप लोग जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं। इट शोज़ एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडजस्टमेंट एंड movements mainly because it is made of two groups of muscles. Intrinsic ones are fibers of the longitudinal transverse and vertical lingual muscles. अब टंग का क्या है कि टंग के जो है ना मुख्तलिफ मसल्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ये नाम बताया कि ना इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रुप ऑफ मसल्स, intrinsic ones are fiber of the longitudinal transverse and vertical lingual muscles. अब क्या है कि ये मसल्स जो है ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब आपके यानी इसके कुछ मसल्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, मतलब कुछ लंबाई में होते हैं, कुछ चौड़ाई में होते हैं, और कुछ जो है वो जो है गुलाई में होते हैं। मतलब क्या है कि हमारी ज़ुबान जो है वो सीधी लंबी भी हो जाती है, आप इसको जो है चौड़ाई में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको जो है बोलने के लिए आपको अपनी ज़ुबान गोल करना पड़ती है, मतलब ज़ुबान जो है आपकी ज़ुबान में जो है ट्रांसफ़र क्वालिटी भी होती है कि ये इसमें ये वाले मसल्स भी होते हैं कि जो ज़ुबान को गोल कर देते हैं। दीज मसल्स आर विद इन द टंग, ये सारे मसल जो हैं टंग के अंदर होते हैं, एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इट्स शेप, और जो इसको शेप चेंज करने में अपनी मदद देते हैं। द टंग हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अब ज़ुबान को जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑन द सरफेस अलॉन्ग इट्स लेंथ, टिप ऑफ द टंग, अब इसके जो है ना 3 हिस्से हैं, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया ना, ये डायग्राम आपने अच्छे से याद कर लेनी है इस टॉपिक के लिए। टिप ऑफ द टंग यानी जो ज़ुबान की नोक होती है। इसके बाद है ब्लेड ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग मतलब ये दरमियान वाला हिस्सा जिसको बॉडी टंग लिखा हुआ है ना, जहाँ पे बॉडी टंग यानी दरमियान वाला हिस्सा, इसको ब्लेड ऑफ द टंग भी कहेंगे। और फ्रंट ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग वो टिप ऑफ द टंग का ही नाम है। और इसके बाद है बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग मतलब यहाँ जहाँ पे रूट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ज़ुबान ख़त्म होती है, द रूट ऑफ द टंग। तो ये ज़ुबान के हिस्से हो गए। द साइड्स ऑफ द टंग्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड यूज्ड इन स्पीच, अब ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ स्पीच के में इस्तेमाल होते हैं। दीज आर नाउन एज मार्जन, इनको मार्जन कहा जाता है। फॉर लेटरल साउंड्स द साइड्स आर रेज्ड इनफ फॉर एयर स्ट्रीम टू क्रिएट ट्यूबुलेंस एंड escape continuously। अब क्या है कि कुछ लेटरल साउंड्स ऐसी होती हैं जिनमें जो ज़ुबान है ना वो रास्ता देती है, यानी कुछ जो है हवा को गुजरने का रास्ता देती है। द टिप कैन बी रेज्ड एंड कर्ल्ड बैकवर्ड, जो टिप है ना ज़ुबान की नोक है ना, इसको ऊपर भी उठाया जा सकता है। मतलब कुछ अल्फाज निकालने के लिए हम, आप ज़रा बोल के देखा, हम अपनी ज़ुबान को जो है ना ऊपर तालू के साथ लगाते हैं। एंड कर्ल्ड बैकवर्ड, और या फिर उसको पीछे की तरफ मोड़ा जाता है। लेटिंग पासिंग द एयर स्ट्रीम टू वाइब्रेट इट, ताकि हवा को गुजरने का रास्ता मिले और वाइब्रेशंस क्रिएट हो और आपकी आवाज़ जो है प्रोड्यूस हो। दिस प्रोड्यूसेस रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स ऑफ वेरियस टाइप्स, तो इससे जो है ना रेट्रोफ्लेक्स डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स हैं वो क्रिएट होती हैं। अब ये तो एक आर्गन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक्टिव जो है ना एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में लिप्स आते हैं। तो लोअर लिप जो है ना वो सबसे ज़्यादा बोलने में जो है हेल्प आउट करता है। द लोअर लिप इज़ अ मोबाइल आर्टिकुलेटर विच कैन बी यूज फॉर मैनी ओरल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत सी ओरल कॉन्फ़िगरेशन में, बहुत सी आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी बातचीत में जो है ना लोअर लिप का बहुत बड़ा रोल होता है। विद द अपर लिप इट कैन मूव, इट कैन फॉर्म वेरियस डिग्रीज ऑफ राउंडिंग। अब क्या है कि इसका अपर लिप के साथ इसके मुख्तलिफ किस्म के कंट्रैक्शन होते हैं, तो मुख्तलिफ साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। ऑफ राउंडिंग डेट प्रोड्यूस डिफरेंट वावल्स, मतलब जब आप इसका इंट्रैक्शन और लोअर लिप का अपर लिप के साथ होता है तो डिफरेंट वावल्स की आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इट कैन ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ओरल अक्लूजन विद द अपर लिप विच प्रोड्यूसेस बाइलेबियल साउंड। बाइलेबियल साउंड कौन सी होती हैं? जो कि जो है स्टॉप हो जाती हैं, या जिसमें जो है ना वो लिप्स आपके मिलते हैं। जब बाइलेबियल साउंड्स हमने पढ़ा था ना लिप्स वाली, जिसमें जैसे आप ना या आप, इसी तरह से। इसके बाद प्लॉसिव, प्लॉसिव साउंड्स कहते हैं ख वाली को, ख वाली साउंड जो होती हैं। और एंड इन मैनी लैंग्वेजेस फ्रिक्वेटिव आल्सो, फ्रिक्वेटिव्स कहते हैं फ साउंड को, मतलब जिनमें जो है फ में क्या होता है कि आपके जो हैं ऐसे साउंड्स जिनमें आपके वो आपका नीचे वाला लिप जो है ना वो टीथ के साथ मिलता है। मतलब यानी जब आपके दोनों लिप्स मिलते हैं तो वो होती हैं बाइलेबियल साउंड। और प्लॉसिव में और फ्रिकेटिव में ये होता है कि आपके जो हैं लोअर लिप और टीथ जो है ना वो मिलते हैं। व्हेन द लोअर लिप कम्स इनटू कांटेक्ट विद अपर टीथ, अब जब नीचे वाले होंठ
का इंटरेक्शन ऊपर वाले दांत के साथ होता है, वी हेयर फ्रिकेटिव साउंड्स। फ्रिकेटिव साउंड्स को जो है लैबियो डेंटल भी कहते हैं। मतलब लैबियो मतलब होंठ और डेंटल मतलब दांत, मतलब आपके नीचे वाले होंठ का ऊपर वाले दांतों के साथ जब मिलते हैं तो वो फ्रिकेटिव साउंड्स होती हैं। मतलब आप बोल के देख लेना, आप फैन, जब आपने फ़ैन कहा है तो आपका नीचे वाला होंठ जो है ना ऊपर वाले दांत जो है दांत है ना उनके साथ अटैच होगा। वाले जितनी भी साउंड्स होती हैं, आप फ़ैन कह लें, आप जो है कौन से वर्ड होते हैं से फ्रॉग कह लें, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना इसमें लैबियो डेंटल कहलाते हैं और इनको फ्रिकेटिव भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर्स। फिर इसके बाद आ जाते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर। ये जो हमारे थे ना एक्टिव आर्टिकुलेटर, टंग और लिप है ना, इनकी तो हमने बात कर लिया। पैसिव आर्टिकुलेशन में जो है ना कौन कौन से आते हैं, अपर लिप आते हैं, अपर टीथ आते हैं, एल्वियोलर रिज आता है, हार्ड पैलेट आता है, सॉफ्ट पैलेट आता है, यूवुला आता है और फेरेनिक्स आता है। तो इन सबको अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं जी पैसिव आर्टिकुलेटर। द पैसिव आर्टिकुलेटर्स कैन नॉट बी मूव्ड अबाउट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। बट परफॉर्म अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्पीच प्रोडक्शन। लेकिन इनका जो है स्पीच प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल होता है। द एक्टिव ऑर्गन्स अप्रॉक्सीमेट दैम। जो एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना वो इनको टच करते हैं, इनके साथ लगते हैं, कम क्लोज इनफ टू अफेक्ट द शेप ऑफ द आउटगोइंग कॉलम ऑफ एयर। यानी वो इनके जो है करीब आते हैं, कभी दूर जाते हैं। मतलब वो जो मूवमेंट्स होती हैं ना, ये मतलब यानी कभी हवा को जो है सांस को रोक देते हैं और कभी सांस को गुजरने का रास्ता देते हैं। और फॉर्म अ कंप्लीट क्लोजर बाय कमिंग इनटू फुल कांटेक्ट विद देम। या फिर यानी उसके पास आने के लिए उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दीज ऑर्गन्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द माउथ। ये ऑर्गन्स जो हैं ज़्यादातर अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। बिगनिंग इन फ्रंट विद द अपर लिप, मतलब अपर लिप के साथ आगे वाले हिस्से में अपर टीथ, द एलोवेलर रिज, हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट जस्ट बिहाइंड द हार्ड पैलेट। मतलब हार्ड पैलेट जो होता है ना, मतलब जो तालू होता है ना उसके बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है। एंड द बैक वॉल ऑफ द थ्रोट, मतलब आपके गले की जो है पिछले वाली दीवार, जिसे फेरेनिक्स कहते हैं। अब फर्स्ट है अपर लिप। थ्रो अपर लिप इज़ नॉट अ रिजिड ऑर्गन एंड कैन बी मूव्ड। अब ये बिल्कुल यानी ऐसा ऑर्गन तो नहीं है कि हिल नहीं सकता, यानी अपर लिप में थोड़ी बहुत मूवमेंट तो हो सकती है। यानी कुछ तो होते हैं ना कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपर लिप जो है वो मूव कर सकते हैं। इन स्पीच प्रोडक्शन इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ मोबाइल आर्टिकुलेटर। मोबाइल आर्टिकुलेटर मतलब जिसका ज़्यादा रोल होता है, रादर द लोअर लिप, यानी लोअर लिप की निस्बत जो है अपर लिप का वॉइस प्रोडक्शन में रोल जो है वो थोड़ा कम होता है। reaches up to create various constriction with it, therefore it has been classified as passive articulator। मतलब जब कोई भी बातचीत होती है या कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो जो लोअर लिप होते हैं ना वो अपर लिप से आके मिलते हैं। तो तब जा इस वजह से जो अपर लिप है ना उसको पैसिव आर्टिकुलेटर्स में रखा जाता है, क्योंकि जो लोअर लिप है ना वो सारी मूवमेंट करता है और अपर लिप जो है वो अपनी जगह पे रहता है। अपर टीथ, द रो ऑफ अपर टीथ। अब आपको पता है ऊपर वाले दांत कौन से होते हैं, फंक्शंस एज द पैसिव आर्टिकुलेटर। अब जो ऊपर वाले दांत हैं वो भी पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं क्योंकि वो भी अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। टंग टिप एंड ब्लेड एज वेल द लोअर लिप फ्रॉम द कंस्ट्रिक्शन विद दैम। तो जो ऊपर वाले हमारे दांत होते हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर तो हैं, लेकिन जो ज़ुबान की नोक होती है और ज़ुबान का जो ब्लेड मतलब जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, ये जब लोअर लिप के साथ मिलते हैं तो कंस्ट्रिक्शन एक जो है स्टॉपेज बना लेते हैं, एक रुकावट बना लेते हैं। द एक्टिव ऑर्गन्स कैन डू सो आइथर विद द एड्स ऑफ टीथ और बैक ऑफ दैम। अब जो एक्टिव ऑर्गन्स है ना उन्हीं के बस में होता है ना कि वो मूव करें, कभी आगे जाएं या कभी पीछे जाएं। डेंटल क्लास ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर। तो इस तरह से जो है डेंटल क्लास प्रोड्यूस होती है। अपर टीथ आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिकेटिव साउंड। इसके अलावा फ्रिकेटिव साउंड में भी जो है ना, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया ना, फ्रिकेटिव और लैबियो डेंटल साउंड में भी जो है ना अपर टीथ काम करते हैं। मतलब जब आपके जो हैं आपका जो लोअर लिप जो है ऊपर वाले दांत के साथ मिलता है तो तब जाके जो है ना वो लैबियो डेंटल जो फ वाली साउंड्स होती हैं वो क्रिएट होती है ना, फ वाली साउंड के लिए आपके अपर टीथ जो है वो काम आते हैं। इन विच द लोअर लिप अप्रॉक्सीमेट दैम टू फॉर्म अ स्लिट थ्रो विच द एयर स्केप क्रिएटिंग फ्रिक्शन नॉइस। यानी जब भी आपके नीचे वाला होंठ जो है ऊपर वाले दांतों के साथ लगता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है और जो नॉइस जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लैबियो डेंटल या फिर फ्रिकेटिव साउंड कहलाती है। इसके बाद है एल्वियोलर रिज।
एल्वियोलर रिज कौन सा होता है, जो ऊपर वाले दांत के पीछे वाला हिस्सा होता है। जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ इज लोकेटेड एल्वियोलर रिज, कि यानी आपके ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल पीछे जो है एल्वियोलर रिज पाया जाता है। द मोबाइल स्पीच ऑर्गन्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द टंग रीच इट टू फॉर्म आइथर अ नैरो स्ट्रक्चर और कंप्लीट क्लोजर। अब क्या है कि आपकी जो ज़ुबान है वो इसके साथ टच होती है मुख्तलिफ लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे कि इंग्लिश के वर्ड हैं। तो इसमें ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है आपको इधर, ये जो साउंड सी गई ना इंग्लिश, ये जो इसमें स्लैशेस के दरमियान ओ लिखा हुआ है ना, ये थ साउंड है। किसका सिंबल होता है, ये थ साउंड का, मतलब थिन, जैसे कि थ साउंड इन थिन। एंड और ये जो सेकंड वाला सिंबल लिखा हुआ है ये द साउंड है, ये द साउंड का सिंबल है, मतलब दिस, दीज, दोज आर फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो ज़ुबान की नोक है वो आपकी एल्वियोलर रिज के साथ, एल्वियोलर रिज को जो है ना दांतों की जड़ भी कहते हैं, मतलब आपकी ज़ुबान की नोक दांतों की जड़ के साथ लगती है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको फ्रिकेटिव्स कहते हैं, मतलब थिन साउंड, थ साउंड और द साउंड। इसके बाद आ जाता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट मतलब आपका तालू, बिहाइंड द एल्वियोलर रिज, मतलब आपका ये एल्वियोलर रिज के पीछे वाला हिस्सा जो है हार्ड पैलेट होता है। बिगन्स द हार्ड पैलेट विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ हिज माउथ, जो कि आपके मुंह की छत भी होती है। इट इज़ मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ बोन विच टर्मिनेट्स इन द सॉफ्ट पैलेट, यानी इसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल टाइप की जो है बोन्स बनी होती हैं, छोटी छोटी बोन्स बनी होती हैं, और जो ये जहाँ पे ख़त्म होता है वो हिस्सा जो है सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। सम पार्ट ऑफ द both the hard and soft palate serves as a point of contact or near contact for the tongue in production of a number of speech sounds। अब क्या है, ये दोनों हिस्से हैं, हार्ड पैलेट भी और सॉफ्ट पैलेट भी, और इनका जो है कांटेक्ट जो जुबान के साथ होता है ना, उससे भी डिफरेंट किस्म की जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू पार्ट्स और एरियाज वेयर द टंग मेक्स कॉन्टैक्ट। तो इसके भी जो है ना इसको पार्ट्स में जो है या मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं इस पार्ट को। फोनेटिक क्वालिटी इज चेंज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, मतलब यानी इसके भी जो आगे पॉइंट्स बने हुए हैं ना, मतलब पॉइंट्स के लिहाज से जो है फोनेटिक की क्वालिटी या साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। एट विच हार्ड पैलेट इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द टंग। तो इसमें ये है ना कि यानी जब इसकी ज़ुबान के साथ आपके जो हैं पैलेट के मुख्तलिफ इंट्रैक्शन होते हैं तो डिफरेंट जो है ना साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दी साउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज पैलेटल। अब क्या है कि जब आपकी टंग का और आपके पैलेट का जो इंटरेक्शन होता है और उससे जो साउंड्स पैदा होती हैं उनको पैलेटल कहते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ द टंग कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट विद प्रिसाइज पैलेटल एरिया। लेकिन इसके अलावा भी मैंने जो है ना वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें भी फ़र्क होता है कि यानी आपकी जो ज़ुबान का कौन सा हिस्सा आपके पैलेटल के कौन से हिस्से के साथ जो है इंटरेक्ट करता है तो कौन सी साउंड पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रोड्यूस पैलेटो alveolar sound by bringing the tip of the tongue to touch the extreme front of the hard palate। मतलब यानी हार्ड पैलेट के अगले हिस्से के साथ जब आपकी ज़ुबान की टिप टच होती है तो वो जो साउंड पैदा होती है उसको पैलेटो एल्वेओलर कहते हैं। और द प्लेस लाइंग बिफोर द गम रिज एंड द पैलेट, या फिर यानी गम रिज यानी उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसका जो वो जब पैलेट के साथ अटैच होता है तो ऐसी साउंड्स को जो है हम पैलेटो एलोवेलर कहते हैं। Alveopalatal area lies further back of the region just mentioned, the palatal the slope of the hard palate and the domal is the dome of it। अब क्या है कि एल्वियोलर पैलेट का जो एरिया होता है वो सिर्फ वो जो है पैलेटल एरिया ही नहीं होता बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, मतलब जैसे पैलेट की भी हमने वो डायग्राम में देखा था ना कि उसके जो है 3 पार्ट्स बने हुए हैं, जैसा कि टंग के थे ना, टंग का था एक टिप था, एक बॉडी था, एक रूट था। इसी तरह से ऊपर वाले जो पार्ट्स थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि यानी जो वो एल्वियोलर रिज है ना, जो फ्रंट पार्ट है उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं, तो दरमियान वाला है उसको पैलेट कहते हैं, और जो लास्ट वाला है ना उसको वेलम कहते हैं। आगे देखिए सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फिक्स्ड आर्टिकुलेटर थ्रो इट कैन ही मूव। अब जो हार्ड पैलेट से जो थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है ना उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और या फिर इसको जो है इसको ये जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना इधर, इसको वेलम भी कहते हैं, मतलब वेलम भी कहा जा सकता है, इसको सॉफ्ट पैलेट भी कह सकते हैं। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फिक्स्ड आर्टिकुलेटर थ्रो इट कैन बी मूव्ड
it can he move being a soft and flexible organ. The principal action of plays consist of opening the nasopharyngeal cavity by lowering itself. अब ये क्या है कि ये जो है थोड़ा बहुत मूव करता है कि ये ऊपर और नीचे आता है, मतलब जब ये जो है ऊपर आ जाता है रास्ते को क्लोज कर देता है तो जो सांस है ना वो एक सांस से जो हवा निकलती है ना वो बंद हो जाती है और हवा जो है ना वो नाक की तरफ से निकलना शुरू हो जाती है. व्हेन इट इज़ लोअर्ड, जब ये नीचे हो जाता है, द ओरल पैसेज इज क्लोज्ड ऑफ, तो जो बोलने का निज़ाम है ना वो मुंह से जो है बंद हो जाता है. एंड द आउट गोइंग एयर स्ट्रीम पासिस थ्रू द नोज, और हवा जो होती है ना वो नाक के ज़रिए से निकलती है. साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर आर आइडेंटिफाइड एज नेजल्स. तो इस तरह से जो मतलब यानी मुंह के बंद होने और नाक से जो आवाज़ निकलती है ना उन आवाज़ों को नेसल्स कहते हैं. मतलब म न, जैसे ब्रिंगिंग में जो है ब्रिंगिंग के जो दरमियान में एन आया ना उसकी जो आवाज़ है वो इस ये कहलाएगी. जैसे ह and the nasalized vowels are of this type for opening the oral passage and allowing air of free passage through it. इसमें क्या होता है कि यानी ओरल पैसेज में या फिर जब हवा को गुजरने दिया जाता है द सॉफ्ट पैलेट इज़ रेड, जब तो सॉफ्ट पैलेट जो है उठ जाता है. मतलब यानी हवा नाक से कब निकलती है, जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो लोअर हो जाता है, लेकिन जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो ऊपर हो जाता है. सॉफ्ट पैलेट डज एक्ट एज अ वेल्व, तो ये वेल्व के तौर पे काम करता है, तो इसलिए इसको वेलम भी कहते हैं. द बैक ऑफ द टंग कॉन्ट्रैक्ट्स द वेलम, यानी ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा, द बैक ऑफ द टंग, ज़ुबान का जो एंड वाला हिस्सा है वो वेलम के साथ लगता है, मतलब आपके मुंह के एंड वाले हिस्से के साथ लगता है. टू प्रोड्यूस आइथर फ्रिक्शनल साउंड्स और स्टॉप्स, तो इस तरह से जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको फ्रिक्शनल या फिर स्टॉप्स कहते हैं. दी स्टॉप्स आर नोन एज व्हीलर स्टॉप्स, इनको जो है व्हीलर स्टॉप्स भी कहा जाता है. मतलब क, अब ज़रा बोल के देखिए ना, आप क का वर्ड बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान का एंड वाला हिस्सा और जो है वो ना आपका वो आपके पैलेट का जो एंड वाला हिस्सा है ना आपके मुंह के ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों अटैच होंगे. इसी तरह से रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं वापस मुड़ के आने वाली आवाज़ें. साउंड्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय ब्रिंगिंग द अंडर साइड ऑफ द टंग टिप टू टच द वेलम. इसी तरह से अगर आपकी टंग की टिप जो है आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो आपके वेलम के साथ टच करती है तो रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स पैदा होती हैं. इसके बाद है यूवुला. यूवुला क्या होता है, इसको जो है ना कौवा भी कहते हैं, हल्का कौवा, मतलब यानी आपके मुंह के एक अगर खोल के देखें तो एक छोटा सा जो वो तवा सा लटक रहा है ना उसको कहते हैं. The soft palate terminates into a piece of flesh which dangles over the pharyngeal passage. मतलब आपके हलक के रास्ते से जो एक जो थोड़ी सी रुकावट बनी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड यूवुला. इट इज़ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल appendage hanging down from the posterior edge of the velum, यानी वेलम के अगले किनारे पे जो है ना एक लटक रहा होता है. इट कैन बी वाइब्रेटेड, ये वाइब्रेट कर सकता है, मतलब आगे पीछे होता है. बाय आउट गोइंग ब्रीथ स्टीम, यानी जब हवा गुजरती है या हवा सांस को जो है हवा को रोकने के लिए और हवा को गुजरने का रास्ता देने के लिए ये वाइब्रेट करता है तो प्रोड्यूस अनव्यूलर साउंड. इससे जो है अनव्यूलर साउंड प्रोड्यूस होती हैं. पर्टिकुलरली अनव्यूलर ट्रेल्स, सम लैंग्वेजेस यूज दीज साउंड्स एज फोनेम्स, और कुछ ज़ुबानों में इन वर्ड्स को जो है ना फोनेम्स कहा जाता है. इसके बाद लास्ट है जी फेर्निक्स. फेर्निक्स जो है हलक को कहते हैं. द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेर्निक्स इज़ यूज टू फॉर प्रोड्यूसिंग स्पीच. अब हलक की जो दीवार होती है ना वो भी वॉइस को, बहुत सी साउंड्स को प्रोड्यूस करती है. इन द फ्रंट आर द बेस ऑफ टंग, द पैलेट एंड द टू ओपनिंग लीडिंग द नेज़ल एंड ओरल पैजेस. अब इसके सामने जो है ना ज़ुबान भी होती है, पैलेट भी होते हैं, जो है ना नेज़ल्स भी होते हैं और ओरल पैसेजेस भी होते हैं. द फेर्निक्स सर्व्स एज अ रिजोनेटर फॉर द वॉइस. अब ये इसका काम ये होता है कि ये सारे आर्गन्स जो वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ये उनकी पिच को जो है लोअर या हायर करती है. वाइडनिंग ऑफ द फेर्निक्स, जब मतलब फेर्निक्स जो हलक जो है जब चौड़ा हो जाता है, promotes the resonance and makes the tones full, dark, strong and resonant. Narrowing tends to make them thin, sharp, dampened and throaty. तो ये सारे ये फेर्निक्स का काम होता है कि फेर्निक्स जो है ख़ुद को चौड़ा करता है या तंग करता है. तो आवाज़ें जो हैं मतलब जब आप ऊंची आवाज़ में चीख रहे होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं, जब नारा लगाते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप लोग क्या करते हैं, तो ये आपका फेर्निक्स जो है वो उसको जो है ना आपकी आवाज़ की पिच को कंट्रोल करता है, हायर करता है या लोअर करता है. Beside the root of the tongue can also be made to come into contact with the pharyngeal wall and produce certain types of fricative and stops. इसी तरह से जब आपकी ज़ुबान की जो रूट होती है, रूट ऑफ द टंग मतलब ज़ुबान का एंड वाला हिस्सा जो है जब फ्रेंगियल के साथ आपके फेर्निक्स की दीवार के साथ लगता है तो इससे भी जो है ना फ्रिकेटिव और स्टॉप्स वाली जो वॉइसेस हैं ना वो प्रोड्यूस होती हैं. ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा टॉपिक, इसको आपको अच्छे से जो है ना समझना पड़ेगा और रट्टा मार के याद करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किसके साथ अटैच होगा तो कौन से वाली साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होगी. ये तो हमारा तो आज का इसका टॉपिक
जो हमने किया है इसके प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन का। नेक्स्ट टॉपिक में इसकी प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन करेंगे और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे भी हमने करना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।